हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लिया है। ठीक है, यानी कि जो 2023 में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था वहां का पेपर है, जनवरी 2023 का। ठीक है, तो इस पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं, इस पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में 30, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों में 30-30 नंबर का आता है, तो हिंदी भी 30 नंबर का है। ठीक है, तीसों क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो जुलाई में एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें काफी हद तक आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को में शेयर करिएगा, ऐसे दोस्तों को जो कि सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप, हम जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जितने भी वीडियो हमारी आएंगे, वो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं हो पाएगा और सारे प्रैक्टिस सेट आप जब कर लेंगे जनवरी के, जो कि जनवरी में एग्जाम हुए थे, जितने भी हुए सारे सब्जेक्ट के, अगर आप उन सभी को एक बार सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि किस टाइप के आते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा और आपको जुलाई में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें काफी हद तक हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हिंदी में। सबसे पहले गद्यांश आता है। ठीक है, गद्यांश के 5 से 6 क्वेश्चन गद्यांश से होते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन लगभग होते हैं पद्यांश के। ठीक है, टोटल कहने का मतलब गद्यांश और पद्यांश से टोटल जो नंबर आपको मिलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है और ये इतना इजी होता है कि आप आसानी से, बहुत ही आसानी से 15 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। 15 नहीं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 12 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि आपको गद्यांश पूरा आपको एक सरसरी नजर से पढ़ना होता है। आप उनको पढ़िए और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन का जो आंसर इसी गद्यांश में ही होता है, आपको वहीं से छांट के आपको लगाना होता है। इतना इजी होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो निर्देश है उसको, निर्देश को पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें निर्देश क्या दिया हुआ है, जो 91 से 99 क्वेश्चन है। ठीक है, 91, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि जो 91 से 99 तक जो जितने क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को चुनिए। मतलब जो 91 से 99 क्वेश्चन है, 91 से 99 वाले जितने क्वेश्चन वो गद्यांश लिए गए हैं। ठीक है, ये जो है 91 से 99 जितने भी क्वेश्चन नीचे रहेंगे आपके, वो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान से अपना दिमाग नहीं लगाना, बल्कि वहां गद्यांश के अकॉर्डिंग नंबर देना 99 तक। ठीक है, 99 क्वेश्चन तक। इसलिए निर्देश में 91-99 दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक के जितने क्वेश्चन हैं, यानी कि जो 91 से 99 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो गद्यांश से दिए हुए हैं। जो आपका पैराग्राफ दिया गया है इसी से रिलेटेड है और इसी से आपको निकाल के आंसर करना है। ठीक है, इसलिए दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया हो कि ये कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन गद्यांश से और कहाँ से कहाँ पेडागोजी पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करें कि ये गद्यांश को ध्यान ना दें और अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं गद्यांश में है। चलिए गद्यांश देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, किसकी कहानी है। ठीक है, तो जो गद्यांश दिया हुआ है, समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। जो समय है उसकी जो उपेक्षा करने वाले हैं उनको समय जो है नष्ट कर देता है। इसमें एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में हो सकता है कि एक एक लाइन में ही आपका एक क्वेश्चन या एक आंसर छिपा हुआ हो, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे। यहाँ पर महात्मा गांधी को केंद्र में लिया गया है कहीं ना कहीं, तो क्वेश्चन में जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जरूर गया हो, तो वो हम आगे देखेंगे। इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलता महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचे। ठीक है, अब ये जेम्स वॉट, मैडम क्यूरी और एडिसन, ये भी एग्जाम में ये भी यहाँ पे दिया हुआ, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इन सब चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है, जेम्स वॉट, मैडम क्यूरी और एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार का महान आविष्कार प्रदान किया, संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। ठीक है, समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। असमर्थ कार्य करने वाले कायर और निर्दयी
निरुद्यमी बन जाते हैं, यानी कि जो असमय कार्य करते हैं वो कायर या फिर निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी भी है। ठीक है, ऐसा जो करते हैं वो समय का जो है समय का पारखी भी है, यानी कि जो समय का सदुपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं समय का पारखी उन्हें कहा जाएगा। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल होगा। अब इसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि जो ये पूरा पैराग्राफ है इसमें समय का विशेष महत्व दिया गया है, यानी कि जो टॉपिक एक तरह से कहेंगे कि वो समय है। ठीक है, समय से रिलेटेड चीजें इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो समय लग रहा है कि समय है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है 91। आपने ऊपर देखा कि 91 से 99, तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है 91, ये जो है एक निर्देश के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो 91 है वो पैराग्राफ से रिलेटेड आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 91 है कि समय नष्ट कर देता है। समय किसको नष्ट कर देता है, आपने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इसमें आंसर एक बार देख लेंगे कि वो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है समय का सदुपयोग करने वालों को। ठीक है, यानी समय किसको नष्ट कर देता है, समय का सदुपयोग करने वाले को, या फिर समय व्यर्थ गंवाने वालों को, या समय का महत्व जानने वालों को, या समय को समय देने वालों को। अगर आपने पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि समय जो है किसको बर्बाद कर देता है, यानी किसको समाप्त कर देता है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता। पहले ही लाइन में आपका पहला आंसर छुपा हुआ है, समय की उपेक्षा नहीं कि समय को बर्बाद करने वाले को समय नष्ट कर देता है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में फिर देखेंगे कि समय नष्ट कर देता है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ कि समय व्यर्थ गंवाने। अच्छा, हर पैराग्राफ में यही होता है कि जो थोड़े से वर्ड चेंज होते हैं, बस आपको घुमाने के लिए चेंज कर देता है, एकदम डायरेक्ट नहीं रखता है। वहां पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है समय का सदुपयोग करने वाले को समय बर्बाद नहीं करेगा, है ना, तो ये तो गलत होगा। दूसरा है समय व्यर्थ गंवाने वालों को, तो ये ऑप्शन सही है। समय को महत्व जानने वाले को, ये भी गलत है। समय को समय देने वालों को, ये भी। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपको समय व्यर्थ गंवाने वालों को समय क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका सेम एज इट इज नहीं है, यहाँ पर उपेक्षा दिया हुआ है। ठीक है, और उपेक्षा का ही यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे नष्ट दे दिया गया है, समय को नष्ट कर देता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में आप देखेंगे कि समय व्यर्थ गंवाने वालों को, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ आपका एक सेम ही निकलता है सभी सेंटेंस का। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका सही होगा। तो यही सारी चीजें होती है जो आपको एक पैराग्राफ में देखनी होती हैं, तभी आपको 15 नंबर आसानी से मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि, क्यों होती थी। अब इसको हमने ऊपर पढ़ा है, तो क्योंकि वो समय के पाबंद थे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपको समझ में पैराग्राफ एक बार पढ़ के समझ में आ गया है तो आप ऑप्शन देख लीजिए। वे प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, वे समय के पाबंद थे, वे अच्छे वक्ता थे। ठीक है, तो अगर आपने पैराग्राफ एक बार ध्यान से पढ़ा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि वो उनको सफलतम महान व्यक्तियों में क्यों गिना जाता है, इनकी गणना क्यों की जाती है। तो यहाँ देखेंगे हम पैराग्राफ में फिर से। देखो, यहाँ पे सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचे। अब सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में क्यों पहुंचे, क्योंकि वो जो है निर्धारित समय पर कार्य करते थे, यानी कि समय का सदुपयोग करते थे। तो यहीं पे आपका एक आंसर, दूसरा आंसर आपका यहीं पे, पहला आंसर ये आया था, दूसरा आपका आंसर यहीं से निकल आया। ठीक है, तो हम सीधा दूसरा जो ऑप्शन है समय को महत्व जानने वालों को, सॉरी यहाँ पे है ये, हाँ, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि वे समय के पाबंद थे। ठीक है, यहाँ पे तीसरा आंसर आपका सही होगा। आपने देखा एकदम सटीक आंसर मिल रहे हैं। ठीक है,
तो जब आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाग्य निर्माण की बुनियाद है। भाग्य जो है वो निर्माण की बुनियाद है। बुनियाद यानी कि यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ठीक है। भाग्य निर्माण की बुनियाद डैश है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन देखेंगे भाग्य विधाता, ठीक है। दूसरा देखेंगे समय का सदुपयोग। तीसरा ऑप्शन देखेंगे समय की बर्बादी। चौथा देखेंगे असमय कार्य करना, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि भाग्य निर्माण की बुनियाद यानी भाग्य का निर्माण किस बुनियाद पर टिका है। अगर आप वहां पे, क्योंकि पैराग्राफ में समय का सदुपयोग करने को महत्व ज्यादा दिया गया है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में देखेंगे, पहला है भाग्य विधाता, दूसरा है समय का सदुपयोग और तीसरा है समय की बर्बादी। समय की बर्बादी से कोई खास मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे समय का सदुपयोग को महत्व ज्यादा दिया गया है, ठीक है। और चौथा असमय कार्य करना। तो ये तो ऑप्शन गलत ही होंगे दोनों, ठीक है। अब इसमें दोनों में देखते हैं कि भाग्य विधाता, भाग्य विधाता किसी भी हद पे नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। और ये जो सेकंड ऑप्शन समय का सदुपयोग, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो पैराग्राफ में ज्यादा महत्व दिया गया है वो समय के सदुपयोग का ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। तो जो भाग्य निर्माण की बुनियाद है वो समय का सदुपयोग है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक महत्व रखना होगा, अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है, ये भी ऊपर आराम दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हम इसका देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। यही ऑप्शन वहां एज इट इज रख दिया गया, जैसे वहां पे आपका पैराग्राफ में दिया हुआ वैसे यहाँ दे दिया गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब सेकंड में देख लेंगे कि व्यक्ति की सफलता पैसों निर्भर करती है ना कि समय पर। ये गलत होगा, पैसों पर निर्भर नहीं होती जहां पे समय पे, क्योंकि समय वहां पे दिया हुआ कि अगर व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा तभी वो सफल होगा, ठीक है। दूसरा है व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों एवं समय दोनों पर ही निर्भर करता है, ये भी गलत होगा क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा पैसेज में दिया गया वही एज इट इज आपको आंसर करना है। आपको आपको भले लगता है कि ये आंसर सही होगा हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग या फिर प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग या फिर जो भी है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे क्या दिमाग लगाना, आप अपने जो पैसेज दिया गया है क्वेश्चन में उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका दिमाग लगाना है, ठीक है। तब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सही मिल पाएंगे, आपको 15 नंबर तभी आराम से मिल पाएंगे। अब यहाँ पे दिया फोर्थ ऑप्शन कि व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों एवं समय दोनों पर ही निर्भर करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर है ऑप्शन है वो है व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा, ठीक है। तो ये पहला आंसर आपका जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग यानी कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब 95 जो क्वेश्चन है वो है कि असमय कार्य करने वाले, ठीक है, असमय कार्य करने वाले कैसे होते हैं, भाग्यशाली बन जाते हैं, भाग्यहीन बन जाते हैं, कायर तथा निर्द्वयमी बन जाते हैं, या फोर्थ ऑप्शन साहसी तथा निर्द्वयमी बन जाते हैं। अब इस वैसे तो आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ उसको देखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप जरूर देखिए क्योंकि जैसे जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप एक बार ध्यान से पैराग्राफ पढ़ लेंगे ना तो आपको बार बार आपका पैराग्राफ पे जाने, क्योंकि ऑनलाइन का जो एग्जाम होता है वो उसमें क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सही से माउस चलाना नहीं आता, ठीक, कंप्यूटर चलाना माउस पकड़ना नहीं आता, तो वो बार बार उनको क्वेश्चन देख के फिर पैराग्राफ तक जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप एक ही बार आपको जो पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि सारे क्वेश्चन जो है एक बार उनमें समझ में आ जाए, तो आपको बार बार कर्सर घुमा के ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर भी अगर आपको नीड है
तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि वहां पे क्या दिया हुआ है। तो असमय कार्य करने वाले, यहाँ पे अगर हम चलेंगे पैराग्राफ में तो वहां क्या दिया हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ में साफ समय, साफ साफ दिया हुआ कि असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। जो असमय कार्य करते हैं वो कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में क्या दिया हुआ इसको भी ध्यान से देख लेंगे। असमय कार्य करने वाले भाग्यशाली बन जाते हैं, नहीं, ऑप्शन गलत है ये, क्योंकि ये जो है पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ। भाग्यहीन बन जाते हैं, नहीं, कार्य तथा निरुद्यमी बन जाते हैं, यह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पैराग्राफ में दिया हुआ है एकदम बिल्कुल सटीक शब्दों में, बिल्कुल एज इट इज यही लाइन दी हुई है कि जो असमय का असमय कार्य जो करते हैं वो कार्य और निरुद्यमी बन जाते हैं। तो इसका 95 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से 15 नंबर मिल जाते हैं, बस आपको ध्यान से आपको पैराग्राफ पे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना रहता है कि आप कैसे पढ़ते हैं और चीजों को कैसे समझते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद का, 96 है कि सदुपयोग, जो सदुपयोग है उसका संधि विच्छेद है, क्या है सदुपयोग का संधि विच्छेद। अगर यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है कि सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या, तो सभी को पता होता है छोटी मोटी चीजें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होती है ना। तो सद प्लस उपयोग, ये ऑप्शन होगा, या फिर सद उपयोग, या सद प्लस उपयोग, या फिर सत उपयोग। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो जो सदुपयोग है इसमें क्या है कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि व्यंजन संधि का एक नियम होता है, आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द को, मान लीजिए सदुपयोग है, तो यहाँ पे जो ता है वो जो है दा ना होके ता हो जाता है। ठीक है, जैसे सद है तो अगर ये संधि विच्छेद होगा तो सत हो जाएगा। ठीक है, ये एक पहचान होती है। ठीक है, आधा सा हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर उपयोग होगा। ठीक है, ये होता है। तो इसको अगर इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो सद प्लस उपयोग ये होगा नहीं। ठीक है, सद उपयोग ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस ही नहीं लगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे साफ साफ लग रहे हैं कि नहीं होंगे। दूसरा, इसमें सद प्लस उपयोग ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा सत प्लस उपयोग, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि दा जो है वो ता में कन्वर्ट हो जाता है व्यंजन संधि में। वैसे तो सारे व्यंजन संधि के जो है अलग अलग नियम है, लेकिन यहाँ पे जो है आप नॉर्मल से देख सकते हैं कि ज्यादातर संधि विच्छेद में ऐसा ही होता है कि जहाँ पे दा है वो ता में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सद सत प्लस उपयोग, ये तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है? ढेर सारी संपत्ति? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ढेर सारी संपत्ति क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पैराग्राफ में दिया हुआ वो समय से रिलेटेड है, तो इसमें जो समय से रिलेटेड पॉजिटिव होंगी ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, ढेर सारा समय ये भी गलत है, ढेर सारा समय कोई पॉजिटिव तो इसमें दे नहीं रहा, इंडिकेट तो कर नहीं रहा पॉजिटिव चीज के लिए, है ना। दूसरा है समय को ठीक से उपयोग। चौथा है केवल समय को ही महत्व देना। अब यहाँ पर सिर्फ समय को ही महत्व देने से समय आपका जो जीवन ढंग से तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है समय का ठीक से उपयोग। समय का उपयोग आप ठीक से करिए, चीजों को सही तरीके से करिए कि आपको जो, मान लीजिए समय का सही उपयोग अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, सपोज दैट आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं टाइम देंगे, बाकी सारी चीजों के लिए टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि आपको जितना भी टाइम आपका जो 24 घंटा 24 का 24 घंटा आप पढ़ाई के लिए ही लगा देंगे, तभी आप जीवन अब वो सॉरी आपका एग्जाम निकल पाएगा। नहीं, आपको 24 घंटे में सारी चीजें देखनी है, आपको खाना भी है, घर के सारे जरूरी काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करना, मतलब समय का उपयोग कई तरीकों से करना है, हर जगह करना है, मतलब ठीक तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि बस जितना भी टाइम है आप पढ़ाई के लिए ही दे देंगे, तो तभी आप जो है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको सारी चीजें लेके चलनी है, एक साथ चलनी है। हाँ, ये है कि किसी काम में आप ज्यादा टाइम दे देंगे, किसी में कम देंगे, ये थोड़ा बहुत आप कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये आप अगर पासिस में जाके देखेंगे तो भी आपका इसका थर्ड ही ऑप्शन आपको एकदम सटीक बैठेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98, अब वहां पे दिया हुआ था कि 91 to 99, तो अभी जो है पैसे से रिलेटेड अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, पैसे के बाहर के क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें जो 98 क्वेश्चन है वो है समय शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है।
जो समय है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो मेन जिस जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें है समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो समय शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है देखेंगे। पहला है ई प्रत्यय, दूसरा है इक प्रत्यय, तीसरा है इत, चौथा है आ, ठीक है। तो इसमें जो है प्रत्यय है वो है सेकेंड ऑप्शन इक, ठीक है। अगर समय में इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सामायिक, ठीक है, सामयिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इक, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा इक, इक प्रत्यय। यहाँ पे इक प्रत्यय जो है, और अगर इक प्रत्यय और चीजों में जैसे होते हैं मासिक, वार्षिक, वैयक्तिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सब चीजों में जो प्रत्यय होता है वो इक होता है। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन 99, क्योंकि आपने ऊपर देखा था निर्देश में कि 91 से 99 तक थे, ठीक है। तो 99 जो क्वेश्चन है कि समूह में भिन्न शब्द है, समूह में कौन सा शब्द है जो भिन्न है। पहला है जेम्स वाट, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है व्यक्ति। अब आपने देखा होगा ध्यान से, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो पैराग्राफ में ये तीनों सब जो व्यक्ति हैं इन तीनों व्यक्तियों का नाम दिया हुआ साफ साफ अक्षरों में, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये किसी कोई महान विभूति नहीं है, ये जो तीन हैं इन्होंने महान काम किए हैं, ठीक है। ये जो है इनका जो व्यक्तित्व है, इनके व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, ठीक है। ये जो है एक पार्टिकुलर जो ऐसे महान विभूति हैं जो जिन्होंने कुछ कार्य किया है समाज में, कुछ देश में, उनका नाम है। व्यक्ति किसी आदमी का नाम नहीं है, तो ये थोड़ा सा भिन्न है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा होगा कि जो 91 से 99 के क्वेश्चन हैं कितने इजी थे, अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको इतना क्वेश्चन तो आपका लगभग 4-5 नंबर का आपका तो एकदम इजी आ गया, आप छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आता है आपका 100 से 105, आप देखेंगे काव्यांश पूछा जाता है। पहला एक गद्यांश पूछा जाता है, एक काव्यांश पूछा जाता है, दोनों से मिलाकर 15 नंबर आपको आराम से मिलते हैं। तो इसमें निर्देश देखेंगे, प्रश्न 100 से 105 तक निम्नलिखित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अच्छा, सीटेट में एक चीज होता है कि आपके जो ऑप्शन होते हैं लगभग अब जो ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिलने लगा है कि जो ऑप्शन होते हैं लगभग लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन सबसे उपयुक्त होता है वो आंसर माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 100 से 105 ये ध्यान लगा के चलना है हमें कि 100 से 105 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो काव्यांश के होंगे, उनको हमें काव्यांश से ही रिलेट करके आंसर करना है। तो काव्यांश पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ काव्यांश में, जहां मन निर्भय हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहां विश्व को बांटा न गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहां विश्व को बांटा न गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहां शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, जहां बिना थके कार्यशील बाहें उठती हो निर्माण की ऊंचाइयों छूने, जहां बिना थके कार्यशील बाहें उठती हो निर्माण की ऊंचाइयां छूने, जहां तर्क की धारा ने नहीं खोया हो अपना पथ, नहीं खोया है अपना पथ। नेक्स्ट, मृत पाए आदतों के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो, ठीक है। ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार 2 बार जितने बार आपको समझ में आया पढ़ लीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 100 वाला आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, पहले में है कि कविता में जागृत करने से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जगाना, दूसरा है उन्नयन करना, तीसरा है चेतना भरना और चौथा है जागरण करना। तो जो ऊपर पद्यांश दिया हुआ है उसमें जो जागृत करने का मतलब होता है वो होता है चेतना भरना, कि हमें लोगों में चेतना, गांव जो देश के वासी हैं उनमें जागृत करो, यानी कि चेतना का आविष्कार करो, चेतना भरो, ताकि वो जो कार्य है वो कर पाए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया। जो ऊपर पद्यांश दिया हुआ है उसमें किन चीजों का महत्व नहीं दिया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संकीर्ण दीवारों को, दूसरा है निर्भय होने को, तीसरा है स्वाभिमान को, या फिर अखंडता को। तो जैसा कि हमने ऊपर कविता पढ़ा है उसमें ये तीन चीजें हैं, इनको काफी हद तक महत्व दिया गया है, निर्भय होने को, स्वाभिमान को और अखंडता को। जो संकीर्ण दीवारें हैं इनको महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, संकीर्ण दीवारों को। नेक्स्ट है कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, थर्ड ऑप्शन समय पर ध्यान रखना चाहिए, या तीसरा व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कि सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, यानी कि किसी भी शब्द को बोलने से पहले वहां पे देखना चाहिए कि कहाँ तक वो सही है। ठीक है, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो कविता ऊपर दिया हुआ, जो पद्यांश दिया हुआ उसके अनुसार एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। धर्म पथ पर अग्रसर होना, दूसरा है अग्निपथ पर अग्रसर होना, तीसरा है सदैव प्रथम आना, या फिर तर्क से काट करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन सही है, धर्म पथ पर अग्रसर होना। ठीक है, ये जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। ये जो शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द जो दिया हुआ है इसमें इक प्रत्यय अगर लगा देंगे तो नया शब्द क्या बनेगा। पहला ऑप्शन है शब्दिक, दूसरा है शब्दिक, तीसरा है शाब्दिक और चौथा है शाब्दिक। इसमें उच्चारण करने पे ये जो दो ऑप्शन है वो एक जैसे उच्चारित हो रहे हैं और ये दो एक जैसे, लेकिन इनमें जो है जो स्पेलिंग है यानी कि जो मात्रा है उसमें काफी अंतर है, कि ये जो है ये दो चीजें गलत लिखी हुई हैं। ठीक है, ये भी गलत है। इसका जो थर्ड ऑप्शन ये सही है, यानी कि शब्द में अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो वो शाब्दिक हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप में शाब्दिक ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन के निर्भय शब्द में मूल शब्द है। निर्भय एक शब्द है, उसका जो मूल शब्द क्या होगा। ठीक है, क्योंकि निर्भय में जो है नी जो है वो एक उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भय है, ठीक है, तो निर जो लगा दिया गया है वो एक उपसर्ग लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो अगर हम हटा देते हैं तो ये भय जो है ये मूल शब्द माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन निर है, पहला ऑप्शन जो है वो है निर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है निर, तीसरा है भय और चौथा है अभय। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा भय, अगर नी को हटा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर निर्भय शब्द में मूल शब्द की बात करें तो अगर यहाँ पे उपसर्ग नी हटा देंगे तो भय जो बचेगा वो उसका मूल शब्द होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें कौशल जो है कि वो पठन कौशल नहीं है। यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होगा। ठीक है, पहला है डिकोडिंग, दूसरा है शब्द पहचान, तीसरा है रूप विज्ञान और चौथा है पठन शब्द भंडार। तो है अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को तो ऑप्शन से ही चीजें समझ में आ जाती है, आंसर निकल के आ जाता है। तो इसमें जो ये है डिकोडिंग, शब्द पहचान और पठन शब्द भंडार, ये कहीं ना कहीं पठन कौशल से संबंधित है, और जो संबंधित नहीं है जो निगेटिव है वो है रूप विज्ञान। ये निगेटिव है, निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए वे डैश का अनुगमन करती हैं। ठीक है, एक शिक्षिका है जो छोटे बच्चे को प्रारंभिक यानी शुरुआत में ही शुरुआत के वर्षों में कुछ भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है, उनको भाषा सिखाती है, उसके बाद उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है, तो वो किस चीज को अनुगमन करती है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखेंगे स्वयं करो रणनीति, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, या तीसरा है करके सीखना और चौथा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति। ठीक है,
ये चौथा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, करके सीखना उपागम। जहां तक एनईपी की बात है तो एनईपी भी करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। और यहाँ इस क्वेश्चन में भी यही चीज है कि वो जो शिक्षिका है सबसे पहले बच्चे को भाषा सिखाती है, उसके बाद उसी के अनुरूप व्यवहार करना, यानी कि जैसे वो भाषा सिखाती है वैसा ही बोलने के लिए वो प्रेरित भी करती है। तो वो यहाँ पे करके सीखना का उपागम थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भाषा एक सामाजिक उपकरण है। भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। ठीक है, भाषा जो है किस चीज का एक सामाजिक उपकरण है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन, दूसरा है अंतःक्रिया, तीसरा है सूचित करना और चौथा है हस्तक्षेप। तो जो भाषा है वो एक अंतःक्रिया का सामाजिक उपकरण है। ठीक है, भाषा जो है हम आंतरिक चीजों अंदर से ही क्रिया करके हम सामाजिक उपकरण है, यानी कि भाषा को अंदर से ही सीखते हैं। ठीक है, आंतरिक क्रिया करके। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। पढ़ते समय वितरण स्थान नाम तारीख समय आदि को खोजना है। ठीक है, यानी कि पढ़ते समय जो विवरण दिया हुआ होता है स्थान नाम तारीख या समय, इन सबको खोजना क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वैश्विक अवबोधन, दूसरा है स्थानीय अवबोधन, तीसरा है निष्कर्ष निकालना और चौथा है पाठ्य पुस्तक का निर्वाचन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आंसर होगा वो होगा स्थानीय अवबोधन। ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। पढ़ते समय जो विवरण दिया होता है स्थान नाम तारीख इन सब का जो खोजना होता है वो स्थानीय अवबोधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। ठीक है, वे डैश का अभ्यास करा रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, जैसे कि इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख यानी कि विस्तृत लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे किस चीज का अभ्यास कर रही हैं ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन देखेंगे विस्तृत पठन, दूसरा है गहन पठन, तीसरा है जिंग सौ पठन और चौथा है साथी पठन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विस्तृत पठन। विस्तृत पठन इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो लंबा लेख, विस्तृत पठन को ही कहते हैं लंबा लेख। जो लंबा लेख है यानी कि जो विस्तृत रूप में दिया हुआ है वो लंबा है, तो उसी को लंबा लेख यानी विस्तृत पठन कहेंगे। यानी कि वो बड़ा है, एक लंबा लेख है, उसको पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे क्योंकि वो लंबा है और उसको जो है समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको विस्तृत पठन ही कहेंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा विस्तृत पठन ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। ठीक है, एक जो शिक्षक है छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि ये हमें बताना क्यों। क्योंकि यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। दूसरा है हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। तीसरा, छोटे छोटे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते, छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। और चौथा ऑप्शन है कि यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। यही आंसर सही होगा। वो इसलिए सही होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं को उपयोग करती है। ठीक है, वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है कहने का मतलब कि वो जो किसी भी चीज को जो सिखा रही है तो वास्तविक वस्तुओं से संबंध जोड़कर सिखाती है, जिससे कि क्या होता है कि उसकी जो उसको समझ में आता है, जो उसके वास्तविक जीवन है उनसे रिलेट करके वो चीजों को समझाती है, तो बच्चा आसानी से समझ जाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं। जब एक शिक्षक होता है शिक्षार्थी को कोई एक नई भाषा सिखाता है लेकिन वह उससे नहीं बोलता है तो उस अवधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वाक उद्दीपन, उद्दीमान, वाक उद्दीमान या फिर मूक। थर्ड ऑप्शन देखेंगे प्रारंभिक उत्पादन या फिर उद्दीयमान। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मूक, यानी कि उसे बोल नहीं पा रहा है, ये बोल नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है, मूक है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगर कोई शिक्षक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोल नहीं पाता है
तो जो जो बोलता नहीं है उस जो वो अवधि होता है उसको मूक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो शांत है, मूक बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी भाषा शिक्षक को कैसा होना चाहिए, ये हमें बताना है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। जो एक प्रभावी शिक्षक होगा क्या है, वो सभी प्रश्नों को उत्तर याद कराएगा, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन गलत पहले ही काट देंगे, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में अगर किसी भी चीज को याद कराने की बात की जा रही हो तो वो ऑप्शन पहले ही निगेटिव होगा, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। दूसरा है पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा इसलिए क्योंकि वो जो एक प्रभावी भाषा शिक्षक है, वो भाषा शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, वो किसी भी चीज को अगर पढ़ा रहा है तो वो पाठ्य वस्तु के साथ साथ जो अन्य संसाधन है उन सबका प्रयोग करके पढ़ाएगा, तो बच्चे को इजीली समझ में आएगा। ठीक है। हमेशा एक शिक्षक को, एक प्रभावी शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी पाठ्य वस्तु या जो सिलेबस है उसको पढ़ा रहा है तो उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक की जो चीजें पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही रहे, उसके साथ साथ अन्य जो संसाधन है, अन्य चीजें हैं, उनसे भी रिलेट करके पढ़ाएं, तो बच्चे को आसानी से समझ में आएगा और वो चीजें ज्यादा समझ पाएगा, ज्यादा सीख पाएगा। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड देख लेंगे कि केवल, अगर इसमें केवल किसी भी क्वेश्चन में केवल आता है या किसी भी ऑप्शन में केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, तो केवल ऑप्शन भी गलत होगा। किसी पाठ्य पुस्तक का यूज करके कोई भी शिक्षक जो है को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को नहीं समझाना चाहिए कि कोई भी टीचर हो वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी किताबी कीड़ा नहीं बना सकता बच्चे को। उसको जो है किताब के साथ साथ जो अन्य संसाधन, अन्य चीजें हैं उसके जीवन से संबंधित या उसके परिवेश से संबंधित, वातावरण से संबंधित, उन सबसे रिलेट करके चीजें जब वो समझाएगा तब बच्चे को आसानी से सीख पाएगा। ठीक है। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा, यहाँ भी वही है कि किताबी कीड़ा पर निर्भर करेगा। एक जो प्रभावित शिक्षक हो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों की एक फोल्डर में रखते हैं, यानी कि एक शिक्षक है वो शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उस शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलन की यह रणनीति क्या कहलाएगी? ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, एक शिक्षक है जो शिक्षार्थियों के भाषा कार्य को, मतलब कोई एक शिक्षक है और वो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट है, जो शिक्षार्थी हैं, उनके जो भाषा के कार्य हैं उनको एक फोल्डर में रखता है, यानी कि कंप्यूटर के में एक फोल्डर बनाता है, उसमें रखता है और बाद में उस शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करता है। और बाद में उस बच्चे का जो है भाषा आकलन जब करता है, भाषा को देखने के लिए कि उसका भाषा स्तर कितना अच्छा है, कितना ऑब्जर्व करता है वो चीजों को, उसको देखने के लिए वो उस फोल्डर का उपयोग करता है। तो जो ये कलन की यह रणनीति है वो क्या कहलाएगी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे, पहला निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है उपाख्यानात्मक अभिलेख, तीसरा है योगात्मक आकलन और चौथा है पोर्टफोलियो। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पोर्टफोलियो। क्यों होगा? क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसा जो माध्यम है, एक ऐसी चीज है, ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, अगर वो हार्ड कॉपी में बना के रखते हैं तो वो एक रजिस्टर यानी कि एक फाइल बना के रखते हैं, उसमें बच्चे से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जब से उसने क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद उसकी जितनी भी चीजें हैं, जन्म, उसका डेट ऑफ बर्थ, माता पिता, उसका जो एड्रेस, सारी चीजें, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, कौन सी भाषा उसको समझ में आती है, उसका जो क्षेत्रीय भाषा क्या है, मतलब A to Z जितनी भी चीजें होती हैं बच्चे से संबंधित, वो पोर्टफोलियो नामक फाइल में रखता है। कभी जरूरत पड़ती है या फिर कभी जब बच्चा क्लास में, एक क्लास से दूसरे क्लास में जब वो जाता है तो जो क्लास टीचर होते हैं उस क्लास के, उस दूसरे क्लास टीचर को उसको सौंप देते हैं कि ये इसका बच्चे का पोर्टफोलियो है, ताकि जो है बच्चा, टीचर जो है उनसे संबंधित, बच्चे से संबंधित सारी जानकारी पोर्टफोलियो जो फाइल है उसी के माध्यम से देख पाए। ठीक है, तो ये जो है इससे रिलेटेड हमने एक जो पोर्टफोलियो, इससे रिलेटेड हमने CDP में एक आपका एक पूरा वीडियो बनाया है, एक पूरा चैप्टर, तो आप उसको जाके देख लीजिए, वहां देखेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, नेक्स्ट है
लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश या डैश यानी कि क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रत्यक्ष पद्धति पहला ऑप्शन है, दूसरा है व्याकरण अनुवाद पद्धति, तीसरा है द्विभाषिक पद्धति और चौथा है स्थित परक पद्धति। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष पद्धति। जो लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली जो शिक्षण पद्धति है उसे जो है प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर अधोगामी का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर जो प्रवृत्ति समाविष्ट होती है वो होती है अधोगामी उपागम। तो वो बताना है कि जो अधोगामी उपागम नहीं है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। ये बात सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सही है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन नहीं हो कि हमें निगेटिव ढूंढना है, यानी नहीं पूछ रहा है तो निगेटिव ढूंढना है। ठीक है, पहला पॉजिटिव है। दूसरा है शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी शिक्षार्थी है, कोई भी स्टोरी अगर पढ़ता है या कोई भी कहानी सुनता है तो वो एक अनुमान लगा लेता है कि अब आगे की कहानी में क्या होने वाला है, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी एकल शब्द या पद को ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे शब्दों को सुनते हैं या उन पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं तभी वो भाषा को सीख पाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पे आते हैं। ये गलत है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पहले अक्षर से सीखते हैं फिर वो कविता और कहानी पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है निगेटिव है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। शिक्षार्थी जो है वो कहानी या कविता या कहानी से शुरू करते हैं फिर अक्षर पे आते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कोई भी बच्चा है प्राइमरी लेवल का, सबसे पहले वो अक्षर से शुरू करता है पढ़ाई, तब वो कविता और कहानी पे आता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण है, इसमें से कौन सा शिक्षण है जो उपचारात्मक शिक्षण, वो हमें बताना है। पहला है सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। पहला जो ऑप्शन है वो है सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। दूसरा है गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही समझना या सही करना। ठीक है, तीसरा है कक्षा में सजातीय को बनाए रखना और चौथा है नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है। उपचारात्मक मतलब होता है कि उपचार करना, यानी कि ऐसे समझे कि कोई भी बच्चा अगर बीमार है तो उसको उपचार करेंगे तभी वो सही होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर गलत पढ़ रहा है तो उसको हम सही तरीके से उसको समझाएंगे, वो होता है उपचारात्मक। तो यहाँ पे जो है कि सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना ये नहीं होगा, बल्कि होगा कि गलत रूप से समझी गई अवधारणा, यानी कि जो बच्चा किसी भी चीज को गलत रूप से समझ रहा है या समझ गया है तो उसको सही करना ही होता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा कि गलत रूप से समझी गई अवधारणा, जिस चीज को उसने गलत रूप से ऑब्जर्व कर लिया या समझ लिया है उसको सही करना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती, वो क्या कहलाती है। ठीक है, ये हमें बताना है। सीखने की वह अक्षमता, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों, संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती, वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर सीखने और पढ़ने से संबंधित है, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैल्कुलिया, तीसरा डिसफेजिया और चौथा डिसप्रेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने, यहाँ पर सीखने से की क्षमता पूछ रहा है और पढ़ने से संबंधित चीजें पूछ रहा है, तो यहाँ पे होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पठन विकार से संबंधित चीजें पूछ रही हैं,
तो यहाँ डिसलेक्सिया होगा। जैसे कि होता है कि कोई बच्चा है जो अंग्रेजी का जो वर्ड आता है बी और डी, ठीक है, उसको नहीं समझ पाता है, उसमें अंतर नहीं समझ पाता है। गणित का 6 जो होता है और 9 होता है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो शब्दों की स्पेलिंग होती है उनको गलत बोलता है, जो पढ़ने लिखने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, ये होता है डिसलेक्सिया का लक्षण, ठीक है। जो अक्षरों को, शब्दों को, जो संकेतों को समझ नहीं पाता है, ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो डिसलेक्सिया कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है, ये हमें बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। दूसरा, परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, रैपर्स आदि। तीसरा है कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में, कक्षा में जो है कौन सी चीजें ऐसा है जो कि प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो जो कक्षा से रिलेटेड यानी कि जो उसकी क्लास से रिलेटेड वो है कि जो कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, कक्षा से रिलेटेड कार्य जो होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ये नहीं कि परिवेश में साइन बोर्ड्स, ये सारी चीजें क्लास में नहीं होती हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि कक्षा से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है, तो ये होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं, प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी हैं वे क्या कहलाते हैं, वो कौन से हैं जो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, ठीक है। दूसरा है दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं। तीसरा है विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। या फिर चौथा है विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वही होते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, अपने परिवार में ऐसे शिक्षार्थी हैं जो पहली बार स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हैं, वो पढ़ने गए हैं, सॉरी, वो होते हैं सबसे पहले विद्यालय जो गए हैं, वो होते हैं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज हैं, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जो कि हिंदी से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आप सभी को, अगर आपने सही से सॉल्व किया होगा तो एक चीज नोटिस की होगी कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा उनकी जो होता नहीं, एक टाइप होता है, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले जो ऑफलाइन में होता था वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में होता था, अब थोड़ा जो है क्वेश्चन को टाइम टेकिंग बना दिया गया, उनको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।